देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। है मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग यहाँ पर बाईबैक का एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, 50 तक हो गया था मुझे जितना याद है। 50 तक हो गया था। তাই তো 50 পর্যন্ত হয়ে গেছিল কি? এবার बोल सको कि 50 है तक हो मैम। गया। 50 तक हो गया था, चलो 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 से 55 तक का है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। Board of Directors of G Limited decided to buy back rupees 4,50,000 equity shares capital at a premium of 10%। ठीक है, ये रुपीस बता दिया है, इतना इक्विटी शेयर कैपिटल बाई बैक करना चाहते हैं, मतलब बाई बैक का अमाउंट हम लोग को दे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, और 10% प्रीमियम पे बाई बैक करेगा। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, और बाई बैक कर रहा है, बाई बैक का इंफॉर्मेशन दे रखा है। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है कितना, ये क्या हो गया। हाँ जनरल रिजर्व है, देखो 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 5,000। ठीक है, जनरल रिजर्व 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 5,000। अच्छा, इट वॉज डिसाइडेड टू इशू 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एज मिनिमम एज पॉसिबल। ये लोग चाहते हैं अगर बाईबैक करते हुए किसी तरह से प्रेफरेंस शेयर इशू करने का जरूरत हो तो कर देंगे, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाला। लेकिन जितना मिनिमम, मतलब जब नहीं होगा, मतलब पहले रिजर्व यूटिलाइज करेंगे, जितना कम पड़ेगा उतने का प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे। हाउ मच प्रेफरेंस शेयर आर टू बी इशूड बाय द कंपनी टू गिव इफेक्ट टू द अबव ट्रांजैक्शन। तो कंपनी को कितना प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा ये ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। ये तो 50 तक हुआ था, 51। अच्छा, पहले यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि कितना कैपिटल जा रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बाई बैक कितना हो रहा है। कैपिटल हमें यहाँ पर वैल्यू वैल्यू सब बता दिया, यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं चेक करना पड़ेगा। कितना है, 4,50,000। ठीक है, तो 4,50,000 बाई बैक होगा, और बाई बैक हो रहा है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक ये कितना है, एट द रेट ऑफ 10%। मतलब उसके लिए कितना चाहिए हमें, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली हमारे पास कितना होना चाहिए टोटल। तो ये कितना हो जाएगा, 4,50,000 का 10%, 45,000 प्रीमियम ऑन बाईबैक। तो टोटल बाईबैक का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 4,50,000 और 45,000 टोटल करके। लेकिन ये कहाँ से राइट ऑफ होगा, अब जब बाईबैक होने का डिसाइड हो गया तो एंट्री क्या होगा, ऐसे होगा ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंट्री ऐसा हो जाएगा, प्रीमियम ऑन बाईबैक है ना, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू क्या होगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, हम लोग को कैपिटल के हिसाब से 4,50,000 देना पड़ेगा, प्रीमियम के हिसाब से 45,000 देना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4,95,000 देना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या राइट ऑफ किया जाता है, प्रीमियम ऑन बाईबैक। प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ करने के लिए पहले क्या यूज करेंगे, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो, अगर नहीं होता है तो उसके बाद कुछ रिजर्व रहता है वो यूज करेंगे। तो क्या यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम था, देखो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम था कितना, 5,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से ले लेते हैं 5,000, लेकिन हम लोग को 45,000 चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व ले लेंगे, जनरल रिजर्व ले लिया, यहाँ से कितना मैम आंसर तो 39,000 হবে। অ্যান্সারটা 39,000। হ্যাঁ মনে তো হচ্ছে 39ই ছিল, এক মিনিট, হ্যাঁ 39,000 হবে, 39,000 হবে। सही बात। तो ये देखो जनरल रिजर्व से इसका मतलब कितना लेना पड़ेगा, जनरल रिजर्व से यहाँ पर कितना ले, 40,000, क्योंकि 1 लाख था तो 40,000 ले सकते हैं। टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक इसको राइट ऑफ कर दो, कितना हो गया 45,000। अब क्या क्रिएट करना है, सीआरआर। सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ता है, सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है जितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड है, यानी कि अगर हम लोग बोले तो ये वाला 4,50,000, तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा 4,50,000 का। वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, जनरल रिजर्व में जितना
जितना बचा है वो यूटिलाइज कर लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना यूटिलाइज कर सकेंगे, जनरल रिजर्व से 60,000 यूटिलाइज कर सकेंगे, है ना। बाकी तो यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे क्योंकि है ही नहीं, तो फिर सीआरआर इस तरह से क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब जितना कम हो रहा है उतने के लिए हमें प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये वाला एंट्री नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने किया है। तो यहाँ पर बाकी कैसे पूरा होगा, यानी प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा। तो ये देखो 4,50,000 है टोटल हम लोगों को सीआरआर के लिए चाहिए। प्रीमियम ऑन बाईबैक तो राइट ऑफ हो गया, ठीक है, इसके लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करने का जरूरत नहीं होगा। लेस यहां से कर देंगे, कितना हमारे पास अवेलेबल है 60,000, ठीक है। तो बाकी के लिए हमें इशू करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर, कितना हो गया 3,90,000 का हमें प्रेफरेंस शेयर चाहिए, और एक एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज करके है, ठीक है, 10 रुपीज करके, यानी 39,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये इतना लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक बार समझाने के लिए बोल दिया, ठीक है। बाकी ये सब करने का तो जरूरत नहीं होगा, एमसीक्यू में तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 39,000 आंसर होगा, ठीक है। अच्छा 52 नंबर जो क्वेश्चन था ना वो बोनस का था। अगर तुम लोग को बोनस मैंने करवाया था पहले, मतलब तुम लोग के एग्जाम के पहले इस बार का, तो अगर याद है तो देख सकते हो, यहाँ पर बोला है द बैलेंस अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर, सीआरआर में 50,000 है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5,000 है, रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000, पीएल में 10,000, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बोनस। बोनस के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है, तो बोनस के लिए क्या क्या यूज होता है, बोनस के लिए सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये यूज होता है। एक बार बोनस वाला चैप्टर में जो भी मैंने लिखवाया अगर देखोगे तो समझ जाओगे, इसलिए यहाँ पर आंसर ना 55,000 होगा। अभी बाईबैक के लिए रेलिवेंट नहीं है, छोड़ो, बाय फिर से जब बोनस करेंगे तो याद आ जाएगा। यहाँ पर दे दिया था ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर आ गया। चलो 53 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कैसे होगा। बोल रहा है कि A Limited has equity share capital of rupees 4,95,000. Details of its reserve and loan funds दे रखा है, general reserve, securities premium, profit loss, export, profit reserve, loan fund. Market price 25 है शेयर का. The company wants to buy back maximum number of shares that can be allowed under the Companies Act 2013. मतलब वो 3 रूल्स हमें देखना पड़ेगा, क्या क्या था, रिसोर्स टेस्ट है ना, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, और डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1, नॉट कितना होना चाहिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट बाय इक्विटी कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, उसी से हमें देखना है। और बाईबैक का प्राइस बोला है 25 मार्केट प्राइस, उस पे 20% ज्यादा, ठीक है। और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो है क्रिएटेड टू सेटिस्फाई प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, फ्री रिजर्व नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रिक्वायरमेंट के वजह से एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व क्रिएट किया जाता है, ठीक है। हम लोग को पूछा है कितना शेयर्स हम लोग बाईबैक कर सकते हैं, तो एक एक टेस्ट हमें चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बोला है कंपनीज एक्ट का जो रूल्स है उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। 52 में बाय ये था, बोनस था, ठीक है। अच्छा पहले हम लोग पहला टेस्ट ये देख लेते हैं कि यहाँ पर 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है, डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस जैसे होता है। तो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 4,95,000, तो यहाँ पर लिखते हैं 4,95,000, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या बोला है फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा, जनरल रिजर्व, यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री होता है 3,60,000, 1,35,000, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा 1,35,000। बस ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व नहीं आएगा, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, और ये तो लोन फंड है, ये तो आएगा नहीं। 3,60,000 और 2 बार 1,35,000, तो 3,60,000 और 1,35,000 करके, एक बार पीएल का वैल्यू भी 1,35,000 है, और एक कुछ वैल्यू बोला है वो भी 1,35,000 था, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय हो जाएगा बाईबैक प्राइस। बाईबैक प्राइस कितना होगा 25 मार्केट प्राइस है, इस पे और भी 20% हायर रेट पे बाईबैक किया जाएगा। अब इसको हमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, तो देखते हैं कितना हो रहा है। 4,95,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,35,000, 1,35,000 प्लस 1,35,000, ये हो गया 11,25,000। ये लिख लेते हैं क्योंकि बाद में ये जरूरत होगा तो फिर से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। 25% ऑफ 11,25,000
थाउजेंड डिवाइडेड बाई, ये हो गया 25 पे 20% मतलब 5 रुपीज यानी कि 30, तो 11,25,000 इंटू 25% डिवाइडेड बाई 30, तो 9375, ठीक है। ये ठीक हुआ है मेरा कैलकुलेशन? हाँ ठीक है, 9375 हो गया। अच्छा, अब सेकंड कौन सा, ये कौन सा टेस्ट देखा हम लोगों ने? ये हम लोगों ने देखा रिसोर्स टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट चेक करेंगे। तो पॉइंट बी में आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? ये वाला हो जाएगा 4,95,000 डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4,95,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो जाएगा इंटू 25%। तो जितना होगा उतना 4,95,000, तो इसका मतलब 4,95,000, ठीक है। इसका 25% 12,375, ये हो गया नंबर, ठीक है, नंबर। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि देखो ये और वैसे भी कम है इससे, तो जो लोअर ऑफ द अबव होता है, और एक पॉइंट बाकी है वो भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लोन पोस्ट बाईबैक, है ना, पोस्ट बाईबैक लोन फंड, ऐसे लिखते हैं। क्योंकि लोन फंड इफेक्टेड नहीं होता है, हम लोग वो 2:1 वाला चेक कर रहे हैं ना, 18 लाख। अब प्री बाईबैक देख लो या पोस्ट बाईबैक देख लो, लोन फंड इतना ही रहेगा। और यहाँ पर लिखते हैं प्री, कहाँ कुछ दिखाई नहीं रहा। ज्योति का आवाज आ रहा है मेरा? चौथा का शायद नेट, हाँ अब अच्छा, तो यहाँ पर प्री बाईबैक इक्विटी कितना होना चाहिए? एक मिनट, ये ना लैंग्वेज क्या था वो एक बार देख लेते हैं, हम भूल गए कैसे करके लिखना चाहिए था। ये इस तरह से टोटल डेप्ट आफ्टर बाईबैक, टोटल इक्विटी आफ्टर बाईबैक, ठीक है। तो टोटल डेप्ट आफ्टर बाईबैक, तो वही पोस्ट बाईबैक लोन फंड, पोस्ट बाईबैक इक्विटी कितना होना चाहिए एटलीस्ट इसका? कितना? आधा, 9 लाख, एटलीस्ट 9 लाख होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का ये पोस्ट होगा, पोस्ट बाईबैक इक्विटी इतना होना चाहिए, बट हम लोग के पास है कितना? तो प्री बाईबैक इक्विटी इज कितना है? इक्विटी कितना है? इक्विटी मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं होता, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 11,25,000, ठीक है। हम लोग के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 11,25,000, तो हम लोग को बाईबैक करने के बाद 9 लाख रखना पड़ेगा। तो कितना इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक हो सकता है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल दैट कैन बी बाईबैक कितना हो सकता है? दैट कैन बी बॉट बैक या बाईबैक, यहाँ पर 11,25,000 माइनस 9 लाख, ठीक है। तो 2,25,000 हम लोग बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बाईबैक पे शेयर होल्डर्स फंड का क्या इंपैक्ट आता है? बाईबैक करने पे तीन चीजों पे इंपैक्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल डिक्रीज होता है, एक हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम डिक्रीज होता है, एक हम लोग का फ्री रिजर्व जो है वो भी इफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट होगा? तो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल तो 10 रुपए से इफेक्टेड होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना एक्स्ट्रा पैसा में बाईबैक किया जा रहा है, तो 10 रुपए का शेयर कितने में बाईबैक किया जा रहा है? 10 रुपए का शेयर 30 रुपीज में, यानी 20 रुपीज से इंपैक्ट आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का, क्योंकि प्रीमियम 20 रुपीज जा रहा है। फ्री रिजर्व कितने से होगा? जितने का सीआरआर क्रिएट होगा। सीआरआर कितने का क्रिएट होगा? फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक, यानी 10 रुपीज। तो टोटल ये सबका टोटल करने से 20, 30, 40, ठीक है, 40 रुपीज का इंपैक्ट आएगा एक शेयर बाईबैक करने से। तो ₹40 का इंपैक्ट आता है एक शेयर बाईबैक करने पे। तो 2,25,000 का शेयर कैपिटल को इफेक्ट लाने के लिए कितना शेयर्स बाईबैक करना पड़ेगा? 1/40 इंटू 2,25,000, तो डिवाइडेड बाई 40। यहाँ पर आ गया 5625, 5625,
तो ये ही सबसे कम दिख रहा है मुझे 5625, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 5625 ऑप्शन बी, ये देखो आ गया 5625। जैसा होता है रूल सिर्फ उसी तरह से कैलकुलेट कर लिया, तो ये ऑप्शन बी हो गया। 5625 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, इसमें बोला है देखो, एक कंपनी है हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 6,60,000 रुपीज में दे दिया है, 10 इज फुल्ली पेड अप, डिटेल्स ऑफ इट्स रिजर्व एंड लोन फंड्स आर गिवन बिलो, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस लोन फंड, मार्केट प्राइस 25 पर शेयर, द कंपनी वांट्स टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी अलाउड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एट 20% हायर देन द मार्केट प्राइस। सेम क्वेश्चन है, बस तुम लोग को करना है, करके देखो हो रहा है कि नहीं, हम भी कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ जो है अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग वही कंपनीज एक्ट 2013 मतलब वो 3 टेस्ट हमें चेक करके देखना है। तो फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं रिसोर्स टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 54, ठीक है। तो यहाँ पर 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 6,60,000, ठीक है। फ्री रिजर्व में क्या क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व 4,80,000, 2 लाख, 1,60,000, 4,80,000, 2 लाख, 1,60,000, 4,80,000, 2 लाख, 4,80,000, 2 लाख, 1,60,000, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बाईबैक प्राइस, बाईबैक प्राइस कितना है, बाईबैक प्राइस आ जाएगा 20% मार्केट प्राइस से ज्यादा, मार्केट प्राइस कितना है 25, तो 25 का 20% मतलब वही 30 रुपीज हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हो गया ना, 25 का 20% 30 रुपीज हो जाएगा। अच्छा, चेक कर लेते कितना हो रहा है। 6,60,000 प्लस 4,80,000 मतलब 6,80,000, 6,80,000 प्लस 1,60,000, 1,60,000 मतलब 15 लाख, 25% ऑफ 15 लाख डिवाइडेड बाई 30, तो इसका 25% डिवाइडेड बाई 30, 12,500, ठीक है। ये हो गया रिसोर्स टेस्ट। अब शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, तो 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6,60,000/10 यानी यहाँ पर 66,000, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो 6,60,000 डिवाइडेड बाई 10 यानी 66,000 इंटू 25% डिवाइडेड बाई 10, 16,500। तो ये तो होगा नहीं, ये कम है। अब वो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। पोस्ट पोस्ट बाई बैक लोन फंड, पोस्ट बाई बैक लोन फंड कितना है, तो पोस्ट बाई बैक लोन फंड है 30 लाख। पोस्ट बाई बैक इक्विटी कितना होना चाहिए, पोस्ट बाई बैक इक्विटी होना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल ये होना चाहिए इसका 50, मतलब 15 लाख, इसका आधा 15 लाख होना चाहिए। और हम लोगों के पास पोस्ट बाई बैक इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, वो है ये वाला अमाउंट, ये वाला 15 लाख है, 15 लाख है। तो 15 लाख चाहिए, 15 लाख ही है। तो क्या हम लोग बाई बैक कर सकेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाई बैक, ऐसा कुछ आएगा, सोचो। क्या नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक आएगा, अगर हम लोग को 15 लाख ही इक्विटी शेयर रखना है कैपिटल बाईबैक करने के बाद भी, लेकिन अभी हमारा जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम लोग बाईबैक करेंगे तो हम लोगों का इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, ये देखो 15 लाख रखना है और हमारे पास 15 लाख ही है, तो ये तो जीरो आ जा रहा है।
बोलो, मेरा बात समझ में आ रहा है? तो एक बार मुझे बोलो, क्या ये वाले लास्ट पॉइंट से हमारे पास कोई आंसर आएगा? बोलो, लास्ट पॉइंट से हमारे पास कोई आंसर आ रहा है? नहीं। नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 15 लाख रखना पड़ेगा। बाईबैक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना लोन है कंपनी के पास उसका 50% पोस्ट बाईबैक इक्विटी शेयर कैपिटल रहना चाहिए, यानी 15 लाख रहना चाहिए। अब इसका मतलब हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख से ज्यादा होगा तभी ना बाईबैक। अगर 16 लाख भी होता ना तो हम लोग 1 लाख का बाईबैक कर सकते थे, नहीं है तो इसीलिए क्या होगा, हम लोग बाईबैक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है, आंसर हो जाएगा ये नील हो जाएगा। क्यों बोलो, यहाँ पर तीनों में चेक करना चाहिए, क्योंकि लोएस्ट 0 होता है, तो इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, नील, ऑप्शन सी नील हो जाएगा। ठीक है, लोअर ऑफ द अबव होता है ना, तो ये 0 आ गया बाईबैक का। ठीक है, बोला क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं उसे, लोअर ऑफ द अबव होता है, तो ये 12,500, ये 16,500, इन दोनों में लोअर तो ये है, लेकिन तीनों में लोअर चेक करना है ना, तो ये तो 0 है, तो सबसे कम यही है, यानी बाईबैक कर ही नहीं सकते, ऐसे कंडीशन में बाईबैक कर नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि तीनों के ऊपर जो है एप्लीकेबल होता है रूल्स, तो तीनों के ऊपर अगर रूल्स एप्लीकेबल होगा तो ये तो नील हो जाएगा आंसर, है ना। ये नील हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग बाईबैक कर ही नहीं सकते। कितने शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं, 0, मतलब बाईबैक होगा नहीं। अगर बाईबैक करना पड़ेगा तो कम से कम ये बढ़ाना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर बढ़ेगा या रिजर्व सरप्लस कैसे भी ये 15 लाख से ज्यादा होगा तभी जाके बाईबैक करना पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 55 देखो। देखो क्या बोल रहा है, एक कंपनी है जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल है 13,20,000, 10 इज फुल्ली पेड अप, डिटेल्स ऑफ इट्स रिजर्व एंड लोन फंड्स आर गिवन बिलो, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, लोन फंड, द कंपनी वांट्स टू बाई बैक, वही कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से तो कितना सारा शेयर्स बाई बैक कर सकती है। ठीक है, चलो चेक करके देखते कितना सारा शेयर्स बाई बैक कर सकती है, ये बाई बैक वाला लास्ट क्वेश्चन है। तो पहला हो जाएगा 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस। चेक करो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 13,20,000, रिजर्व सरप्लस 9,60,000, 4,00,000, 3,20,000, ये सब आ जाएगा, तो 13,20,000। ठीक है, 13,20,000, 960, 4,00,000। अच्छा, 960, 4,00,000 और क्या था, 3,20,000, आई थिंक देख लेते, 3,20,000, हाँ 3,20,000। अच्छा, डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस कितना हुआ था, बाईबैक प्राइस था ये देखो, मैक्सिमम ऑफ द शेयर्स। अच्छा, ये प्राइस 25 इन्होंने डिसाइड कर लिया, यहाँ पर अलग से हमें कुछ नहीं बोला है कि कैलकुलेशन करना पड़े, तो हम लोग 25 से ही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले टोटल कर लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 13,20,000 प्लस 9,60,000 प्लस 4 और 3, 7,20,000, 30,00,000, तो 25% ऑफ 30,00,000 डिवाइडेड बाय 25, 30,000। ठीक है, 30,000 हो जा रहा है शेयर्स बाईबैक। और दूसरा हो जाएगा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 13,20,000 ये कैपिटल वैल्यू था, नंबर ऑफ शेयर्स 1,32,000 हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 13,20,000 डिवाइडेड बाई ₹10 इंटू 25%। 25% डिवाइडेड बाई 10, तो 33,000। ठीक है, 33,000 हो गया। और सी ऑप्शन में लोन फंड पोस्ट बाईबैक, तो पोस्ट बाईबैक लोन फंड कितना बन रहा है, पोस्ट बाईबैक लोन फंड है 12,00,000, क्योंकि ये प्री पोस्ट दोनों इक्वल रहेगा, 12,00,000। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल पोस्ट बाईबैक कितना रहना चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ लोन फंड, यानी 6,00,000।
लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल इज अभी कितना है, अभी है 30 लाख, ठीक है 30 लाख, तो हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। देन बाईबैक अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज कितना हो जाएगा, 30 लाख माइनस 6 लाख यानी 24 लाख, 24 लाख इक्विटी शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड का इफेक्ट देखो क्या क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक करने पे। तो शेयर्स का जो वैल्यू है, ठीक है, वो 10 रुपीज से डिक्रीज होगा। अच्छा, प्रीमियम कुछ देना पड़ेगा, प्रीमियम तो होगा, एक शेयर्स अगर 10 रुपए का होता है, बाईबैक प्राइस देखो यहाँ पर, ये देखो बाईबैक प्राइस कितना लिया गया है, 10 रुपए का, शेयर्स का 25 यानी 15 रुपीज से प्रीमियम इम्पैक्ट होगा, 15 रुपीज का प्रीमियम इम्पैक्ट होगा, और सीआरआर के लिए 10 रुपए, यानी ये सब का टोटल करने से ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल का डिक्रीज होना 10 रुपए से। एक शेयर बाईबैक करने पे 10 रुपए का शेयर कैपिटल कम होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 15 रुपीज से कम होगा, सीआरआर के वजह से फ्री रिजर्व 10 रुपीज से कम होगा, तो 10 10 10 35 हो रहा है टोटल, ठीक है, 10 10 और ये 15 तो 35 हो रहा है। तो 35 रुपीज का शेयर होल्डर फंड जो है डिक्रीज कर जाएगा एक शेयर बाईबैक करने पे। और अगर हमें 24 लाख का शेयर डिक्रीज करना है, बाईबैक करने का मतलब क्या, कैपिटल को डिक्रीज करना, तो हम लोग कितना शेयर्स बाईबैक करेंगे, तो इंटू 24 लाख, तो 24 लाख डिवाइडेड बाई 35, तो कितना आ रहा है, 68,571, ठीक है। तो मिनिमम क्या है, ये है 68,500, ये 30 लाख, 33 लाख, 60, ये वाला है, मिनिमम है 30 लाख, तो 30 लाख शेयर्स जो है बाईबैक होना चाहिए, देखते हैं 30 लाख का ऑप्शन दिया है कि नहीं। नहीं, 30 लाख का नहीं दिया है, 33 लाख, सॉरी 33,000, 33,000 का आंसर दे दिया, ये क्यों किया। 68,571 तो दिया है, बट ये तो होगा नहीं, ये सबसे ज्यादा है, 75, 33 और 47, पता नहीं ऐसा क्यों किया, इसमें तो 30 आ रहा है, इसमें 33 तो नहीं आ रहा है, गलत दिया हुआ है, ठीक है, शायद ऑप्शन में गलत हो गया, मतलब 30,000 दिया नहीं है बाई चांस किसी वजह से, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा गलती भी था, उस दिन भी मैंने देखा था, तो यही होगा, ठीक है। ऐसे ही चेक करना है तुम लोग को, एज इट इज जो रूल्स है वही फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे लगता है ये 30,000 होना चाहिए, जो कि इसको दिया नहीं है, ठीक है, लगता नहीं है, कंफर्म ही है कि ये 30,000 होगा, या फिर या यहाँ पर या 30,000 का एक ऑप्शन इनको देना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग ये 30,000 करेक्ट आंसर है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन के साथ हमारा नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। तो यही वाला लास्ट क्वेश्चन था, देखो बाईबैक का बस ये बचा हुआ था, ये करवा दिया। अब देखो हम लोग जो एक्स्ट्रा क्लास में इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे थे ना, उसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे, देखो उसमें एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है, देखो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स टू इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, तो अगर याद है तो बताओ, सेक्शन 53, सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 56, बोलो, याद है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जो जो मैंने पढ़ाया है ना थियोरिटिकल में, वही सब एमसीक्यू में आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 53 होता है, ठीक है। याद नहीं है तो सेक्शन 53 अभी पॉइंट आउट कर लो, याद हो जाएगा। सेक्शन 53 जो है ये प्रोहिबिट करता है कि शेयर्स को डिस्काउंट में इशू मत करो, ठीक है। Equity shareholder is dash entitled to dividend at fixed rate, not entitled to dividend at fixed rate, entitled to dividend prior to payment of dividend to preference shareholder, all of the above। बोलो ये वाला तो बोल सकते हो, कौन सा आंसर सही है, बोलो कौन सा आंसर सही है। बोलो ज्योति, मैम डी। बी, अच्छा, কোথায় চলে গেল কোশ্চেনটা, बी, नॉट एंटाइटल टू डिविडेंड एट एट ए फिक्स्ड रेट, करेक्ट, यही वाला होगा। अच्छा,
Question 3. Dash have the right to vote on any resolution placed before the company of general meeting. बोलो ये तो ऑप्शन नहीं देख के भी बोल सकते हो ना. Dash have the rights to vote on any resolution. सारे resolution में voting rights किसका होता है बोलो. कोई भी रेजोल्यूशन पास होगा जहां पर वोटिंग राइट्स किसका हमेशा रहेगा. प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, ऑल ऑफ द अबव. बी इक्विटी शेयर होल्डर है ना. देखो डिवेंचर का तो कोई राइट्स होता नहीं, प्रेफरेंस शेयर का नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का अगर ड्यूज मोर देन 2 इयर्स बाकी रहता है, याद करो जब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे थे तब उसका एक राइट्स जनरेट हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर की तरह. ठीक है, तो ये होगा इक्विटी शेयर होल्डर. चलो नेक्स्ट. अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज. एमओए में जो शेयर कैपिटल के बारे में लिखा हुआ रहता है, कितना शेयर कैपिटल अमाउंट जो डिक्लेयर किया हुआ रहता है, उसको कौन सा शेयर कैपिटल बोलते हैं. ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड और ऑथराइज्ड, पेड अप और सब्सक्राइब्ड, नॉमिनल और कॉल्ड अप, नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल. कौन सा करेक्ट आंसर है. बोलो कौन सा करेक्ट आंसर है. एमओए में कौन कब लिखवाते हैं. एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कब लिखवाना पड़ता है. जब हम लोग अपने आप को एज ए कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, वहां हमें अपना कौन सा कैपिटल रजिस्टर करवाना पड़ता है. और उससे ज्यादा मार्केट से हम लोग कैपिटल मतलब ड्रॉ भी नहीं कर सकते. देखो ना, सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या होता है, जितना ऑफर किया था उसमें से पब्लिक ने जितना लिया वो तो सब्सक्राइब्ड होता है. है ऑथराइज्ड कैपिटल हमें नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल. ठीक है, ऑथराइज्ड हमेशा हमारा ऑथोरिटी में कितना कैपिटल है वही एमओए में लिखवाना पड़ता है. देखो सब्सक्राइब्ड मतलब क्या था, पब्लिक जितना सब्सक्राइब करेगी. पेड अप मतलब जितना शेयर होल्डर ने पे किया वो पेड अप. ठीक है, और नॉमिनल का मतलब ही ऑथराइज्ड होता है. ठीक है, मतलब मिनिमम जितना कैपिटल कोई एक कंपनी मार्केट से जो है ले सकती है. ठीक है, मार्केट में इशू करके कैपिटल जुगा. कॉल्ड अप मतलब जितना कैपिटल के लिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोल रखा है वो तो कॉल्ड अप होता है ना. तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 नॉमिनल और ये ऑप्शन 3 में नहीं 4 में लिखा हुआ. अच्छा, नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बोलो. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है. डैश रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल. ठीक से देखो, डैश रेफर्स टू दैट पार्ट. ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है विच हैज एक्चुअली बीन ऑफर्ड टू द पब्लिक. ऑथराइज्ड कैपिटल का जितना पार्ट हम लोग पब्लिक को ऑफर करते हैं वो कौन सा कैपिटल होता है. कॉल्ड अप, सब्सक्राइब्ड, इशूड या नॉमिनल और ऑथराइज्ड. बोलो. ये सब डिटेल्स में मैंने बताया था, लेकिन ये सब जरूरी होता है, इससे एमसीक्यूज आता है. सिंपल सा बात है, कंपनी ने ऑथराइज्ड कैपिटल अपना. हाँ बोलो. कैपिटल इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल करेक्ट, इशूड कैपिटल होगा. ठीक है, जितना कंपनी चाहती है कि इशू करवाएगी उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल. तो इशूड कैपिटल कितना होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल जितना है उसका एक पार्ट, या तो पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल अप टू ऑथराइज्ड कैपिटल तक कंपनी इशू कर सकती है, या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है. ठीक है, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है. डैश रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल का पार्ट का बात बोल रहा है. ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा कैपिटल है जिसको इशूड कैपिटल का पार्ट बोलेंगे. विच हैज एक्चुअली बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. जितना इशू किया उसका जितना पार्ट पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उसको कौन सा कैपिटल बोलेंगे. बोलो. सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल करेक्ट, सब्सक्राइब कैपिटल होगा. ठीक है, अच्छा. पब्लिक कंपनी इशूज शेयर टू पब्लिक थ्रू डॉक्यूमेंट कॉल्ड. बोल रहा है कि पब्लिक कंपनी जब इशू करती है शेयर तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट पब्लिक को देती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं. ये तुम लोग प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस. हाँ, ये तुम लोग लॉ में पढ़े हो. प्रोस्पेक्टस करेक्ट. अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है देखो. डैश मीन्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू एन एप्लीकेंट हु हैज अप्लाइड शेयर्स इन पब्लिक इशूड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज. बताते क्या बोल रहा है. बोल रहा है कि यहाँ पर देखो ऑप्शंस देखो तब अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है. बोल रहा है देखो ऑप्शंस में क्या दे रखा है. अलॉटमेंट एप्लीकेशन, और अलॉटमेंट एप्लीकेशन सी पॉइंट में लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस फाइनल कॉल. तो बोल रहा है कि डैश मीन्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू एन एप्लीकेंट. एप्लीकेंट को कितना शेयर्स हम लोग एपोर्शन करके दे रहे हैं हु हैज अप्लाइड शेयर्स इन पब्लिक. कोई अगर एक पर्सन पब्लिक
पब्लिकली शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उसको जितना मतलब शेयर्स दे रहे हैं इश्यूज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज, तो कितना शेयर्स अलॉट किया जाएगा। याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे ये डिसाइड किया जाता है सेबी और स्टॉक मतलब सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज और वो कंपनी मिलकर डिसाइड करती है। ऐसा हम लोगों ने देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे ना थ्योरी में, वहां पर देख सकते हो। ठीक है, वहां पर अगर नोट मैंने वो वाला शेयर नहीं किया है तो कर देंगे। ठीक है, तो वहां पर ये चीज लिखा हुआ था कि कंपनी और जो सेबी स्टॉक एक्सचेंज ये डिसाइड करती है कौन कौन से शेयर होल्डर को हमें अलॉटमेंट देना है। तो मैंने आंसर बता ही दिया। चलो क्या होगा बोला आंसर, अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट का मतलब होता है द अप्रोप्रिएशन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स दिया जाएगा और कौन से एप्लीकेंट को दिया जाएगा जिन्होंने पब्लिकली अप्लाई किया है शेयर्स के लिए। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है इशूअर कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर अनलेस देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन सब्सक्राइब, प्रोमोटर हैज सब्सक्राइब और ऑल ऑफ द अबव। बोलो क्या होगा, ये मैंने बहुत बार बोला है, इसका रेट भी बताया है, शायद रेट भी रहेगा अभी एमसीक्यू में। बोलो इशू जो कंपनी इशू कर रही है वो अलॉटमेंट तब तक नहीं कर सकती है जब तक क्या ना हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा कभी भी इश्यूअर कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती, उसे लौटा देना पड़ेगा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाएगी। इसीलिए तो अंडर राइटर के थ्रू से करना पड़ता है, उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो वो तो कंपनी के लिए खर्चा हो गया ना। ये देखो वो वाला क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा इशू अमाउंट का, बोलो बिना देखे ही बोलो ऑप्शन कितना था, मिनिमम कितना होना चाहिए। 90%। 90%, मिनिमम 90% हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा, व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज लेस देन इशू प्राइस तब देन शेयर्स आर सेड टू बी इशूड एट। देखो शेयर्स कितने तरह से इशू हो सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अगर फेस वैल्यू जो है वो इशू प्राइस से लेस देन है, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू, इक्विटी शेयर का नॉर्मली 10 होता है। डिस्काउंट। डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का ऑप्शन। डिस्काउंट हो रहा है क्या, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज लेस देन द इशू प्राइस बोल रहे हैं, नहीं उल्टा हो गया ना, उल्टो हो देखो, इशू प्राइस ज्यादा है इसका मतलब हो गया ना फेस वैल्यू ऑफ शेयर। प्रीमियम। हाँ तब प्रीमियम होगा, यहाँ पर लैंग्वेज हमें देखना पड़ेगा। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज लेस देन, कम है मतलब इशू प्राइस कुछ एक एजम्पशन ले लो और उसे 10 रुपए एजम्पशन ले लो, तो ये हो गया प्रीमियम। अच्छा 12th नंबर देखो क्या बोल रहा है, 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेयर शेयर्स आर इशूड एट ए प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू इशू प्राइस जो है वो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है सपोज 10, लेस देन फेस वैल्यू 9 रुपीज कर देते हैं, तो ये कैसा इशू हो गया बोलो, डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट में इशू हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट ए प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, सपोज फेस वैल्यू 10 तो इससे कम कुछ भी वैल्यू ले लो, 8 ले लो, 7 ले लो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट में इशू हुआ है। वैसे डिस्काउंट तो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, फिर भी प्रैक्टिकली तो क्वेश्चन रहता ही है हम लोगों का। As per the Companies Act 2013, the companies cannot use the balance of securities premium। ये भी मैंने बार बार रीड करके बताया था और वहां पर जो जो नोट से पढ़ रहे थे हम लोग वहां पर भी इसके ऊपर एमसीक्यूज था कि कंपनीज जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कहाँ यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, कहाँ यूज नहीं कर सकती है, तो देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इशूइंग बोनस शेयर, और है राइटिंग ऑफ, हाँ, राइटिंग ऑफ कमीशन ऑन इश्यूज ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, याद है कहां पर यूज नहीं कर सकती है, हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पे यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का अपना एक अलग रूल्स था वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा 14th नंबर देखो क्या बोल रहा है व्हेन शेयर्स आर नॉट पेबल इन ए लमसम, मतलब एप्लीकेशन में ही अगर हम लोग सारा पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब कंसिक्वेंटली पेमेंट करते हैं, पहले कुछ एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट इस तरह से, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को नॉर्मली क्या बोला जाता है, ये पूछ रहा है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड, ये नहीं देख के भी बता सकते, ऑप्शन नहीं देख के भी, अगर शेयर इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम हमेशा अलॉटमेंट होता है। ठीक है, अच्छा when shares are not payable in a lump sum, थर्ड इंस्टॉलमेंट को नॉर्मली क्या बोला जाता है, बोलो थर्ड इंस्टॉलमेंट को नॉर्मली क्या बोला जाता है,
बोलो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। थर्ड इंस्टॉलमेंट को क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉल बोलेंगे, करेक्ट। अच्छा, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स मस्ट बी ट्रीटेड एज, तो जो शेयर्स हम लोग प्रीमियम में इशू कर रहे हैं उसका जो प्रीमियम है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट, डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल लॉस? देखो लॉस तो है नहीं, वो प्रीमियम पे एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, लॉस तो है नहीं। अब ये तीनों में से बोलो कौन सा होगा, ये कैसा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट, करेक्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब डे टू डे बिजनेस से जो आता है वो नहीं है। और डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट अलग चीज होता है। डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसा रिसिप्ट जो आज कर रहे हैं जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में जाके मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। एक्चुअली एक्सपेंडिचर होता है, डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, लेकिन हमारा तो आंसर कैपिटल रिसिप्ट है, तो छोड़ो, बाकी पॉइंट को लेके हमें ज्यादा डिस्कस करना नहीं। कैपिटल रिसिप्ट इसीलिए होता है, देखो ये कैपिटल नेचर का इनकम है, तो कैपिटल नेचर का इनकम को कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, ठीक है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स मस्ट बी क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट कॉल्ड, बोलो प्रीमियम में अगर शेयर इशू करते हैं तो वो प्रीमियम का पैसा अलग ही एक अकाउंट में दिखाते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या है? ये पूछ रहा है, बोलो कौन सा होगा ऑप्शन? प्रीमियम में इशू करने से क्या लिखते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, शेयर प्रीमियम नहीं बोलना है, क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि सिक्योरिटीज के अंडर ही शेयर आता है, सिक्योरिटीज ब्रॉडर टर्म होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वैसे भी एंट्री तो हम लोग वैसे ही करते हैं ना, शेयर प्रीमियम थोड़ी ना लिखते हैं। अच्छा देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मस्ट बी शोन सेपरेटली ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन अंडर द हेडिंग, बोलो सिक्योरिटीज प्रीमियम को कंपनी अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में कहाँ दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड, सिक्योर्ड लोन रिजर्व सरप्लस, अनसिक्योर्ड लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन से हेड के अंडर दिखाया जाता है? बोलो। रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन रिजर्व सरप्लस का दो आंसर है, बोलो कौन सा होगा? ये तो नहीं होगा। रिजर्व सरप्लस का दो आंसर है, रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड और रिजर्व सरप्लस सिक्योर्ड लोन, कौन सा सही होगा? शेयर होल्डर्स फंड है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो शेयर का पार्ट है, वो लोन का पार्ट है ही नहीं। तो शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर होल्डर्स फंड, यानी ऑप्शन बी। अच्छा, which of the following types of security can be issued at discount पर as per Companies Act 2013? वैसे तो Companies Act 2013 सबसेक्शन 53 बोलता है कि डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कुछ टाइप्स ऑफ शेयर्स है जो डिस्काउंट में इशू करना परमिसिबल है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है, हमें सही ऑप्शन बोल रहा है, इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, कौन सा आंसर होगा सही? ऑप्शन दिखा देते हैं, देखो ऑप्शन कैसा है, ऑप्शन दिखा देते हैं, तुम लोग बोल सकते हो। हम्म, पहले सोचो, क्या इक्विटी शेयर डिस्काउंट में इशू करना अलाउड है? सोचो, इक्विटी शेयर के लिए तो सेक्शन 53 बोल रखा है नहीं कर सकते। अब बाकी में से बोलो कौन सा कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी कर सकते, करेक्ट, यानी ऑप्शन 2 होगा। तो ये गलत, ये गलत, क्योंकि ये दोनों में ऑप्शन 2 नहीं है, ये भी गलत, तो फिर ऑप्शन सी आंसर होगा। और वैसे भी देखो 4 5 भी आ जाएगा, क्योंकि डिवेंचर और बॉन्ड ये सब हम लोग डिस्काउंटेड बॉन्ड होता है, डिवेंचर होता है, ये लोन है ना, तो ये कर सकते हैं डिस्काउंट में इशू, ठीक है। लेकिन शेयर्स डिस्काउंट में इशू करना प्रोहिबिटेड है, लेकिन इंप्लॉय को जो हम लोग देते हैं वो डिस्काउंट में कर सकते हैं, लाइक ई शॉप। और एक होता है ई शॉप मतलब इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, वो यहाँ पर दिया नहीं था ऑप्शन में, लेकिन वो अगर होता तो वो वाला भी हमारे ऑप्शन में करेक्ट होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी, सी आंसर है, 2 4 5, हाँ 2 4 5 सी आंसर है, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑफ द शेड्यूल 1 टू द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, बोलो। मैंने बहुत बार टेबल का वहां नाम लिया था जब मैंने ये टॉपिक, जहां पर हम लोग कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस करवा रहे थे, बोलो कौन से टेबल में रूल्स लिखा हुआ रहता है, दोनों साइड जो है कंपैरिजन भी था, मैंने बताया था, बोलो टेबल क्या था? टेबल एफ। टेबल एफ, करेक्ट, टेबल एफ होगा।
ऑप्शन ए, ठीक है। अब रेट का बात पूछेगा, देखो यहाँ पर नहीं, दूसरा ही क्वेश्चन है। अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस इज ए डैश ऑफ द कंपनी। बोलो कॉल्स इन एडवांस अगर मिल जा रहा है तो उसको कंपनी का क्या बोलेंगे? राइट्स, एसेट, डेब्ट, रेवेन्यू। बोलो कॉल्स इन एडवांस, कॉल किया नहीं उसके पहले पैसा मिल गया, तो ये क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। लेकिन ऑप्शन तो यहाँ पर लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता क्या हो जाएगा? डेब्ट हो जाएगा। करेक्ट, डेब्ट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 22, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स मेड बट नॉट पेड इज नोन एज। कॉल्स ड्यू हो चुका है बट पे नहीं किया है शेयर होल्डर ने, तो क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, और इसके बाद लिखा हुआ है अनपेड अमाउंट, डिफॉल्टिंग अमाउंट, क्या बोला जाता है? Calls in arrear. कॉल्स इन एरियर बोला जाता है, ठीक है। The number of shares issued for is more than the number of shares applied. जितना हम लोगों ने शेयर इशू किया था, ठीक है, if the number of shares issued, जितना इशूड हुआ है फॉर इशूड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, तो अप्लाइड जितना हुआ है उससे इशूड ज्यादा है। मान लो अप्लाई किया है 100 शेयर्स के लिए और इशू हुआ था सपोज 150, ये हो गया। देखो क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड for is, number of shares issued for is more than the number of shares applied, the shares are said to be oversubscribed, undersubscribed, minimum subscription, none of the above। मिनिमम या मिनिमम नहीं है, वो तो नंबर देने से पता चलेगा, ये तो मैंने समझने के लिए एग्जांपल दे दिया। तो मिनिमम से तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्राइब्ड या अंडर सब्सक्राइब्ड या फिर फुल सब्सक्राइब्ड, ऐसे ही तो होता है ना। वैसे फुल सब्सक्राइब का तो ऑप्शन नहीं है, तो बोलो ये दोनों में से ही होगा। बोलो क्या होता है? Subscribed. अंडर सब्सक्राइब्ड, यानी ऑप्शन बी अंडर सब्सक्राइब। जितना सोचा था उससे कम लोगों ने सब्सक्राइब किया तो अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया। The number of, if the number of shares applied for is more than the number of shares issued, तो issued किया गया था 100 शेयर्स और एप्लीकेशन आ गया है 150 का, तो इसको क्या बोलते हैं? बोलो, ये तो ऑप्शन नहीं देख के भी बोल सकते हो। हम लोगों ने इशू किया था 100 सोच के, बट एप्लीकेशन 150 का आ गया, तो इसमें दो केस हो सकता था ना, या तो हम लोग 50 रिफंड कर दे या तो प्रोराटा कर दे। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, नन ऑफ द अबव। ओवर सब्सक्राइब्ड, ऑप्शन ए। अच्छा, 25th नंबर, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ईच एप्लीकेंट रिसीव्स द शेयर इन सम प्रोपोर्शन। अगर प्रोपोर्शनेटली उनको कुछ शेयर्स दिया जा रहा है तो ऐसे चीज को क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज बोनस अलॉटमेंट, राइट अलॉटमेंट, पर एप्लीकेंट अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट। बोलो Data अब allotment. प्रोराटा अलॉटमेंट, अभी अभी तो बोला मैंने, प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। अच्छा, इफ ऑथराइज्ड बाय द dash company may receive from shareholder the amount remaining unpaid on shares even though the amount has not been called up, which is known as calls in advance। तो बोल रहा है if authorized by the, ये कॉल्स इन एडवांस कंपनी ऐसे ही नहीं ले सकती है, अगर उसके पास उसका ऑथोरिटी है, मतलब वो लिखा हुआ है तभी ले सकती है। तो कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए? मतलब ये देखो, इफ ऑथराइज्ड बाय द, कहाँ पर ऑथोरिटी का बात लिखा हुआ रहेगा कि कंपनी चाहे तो कॉल्स इन एडवांस कर सकती है, ये कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए? एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। बोलो लास्ट का तो मुझे नहीं लगता है होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस में तो डिटेल्स रहता है कि शेयर्स इशू किस वजह से कर रहा है, कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है। सेबी तो अपना एक MOA। अलग हो। एमओए, एमओए में नहीं, ये वाला एओए में होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है, ठीक है, कि ऑथोरिटी है कि नहीं कि अनपेड शेयर्स जो है, ये देखो, अनपेड शेयर्स जो है कंपनी में रिसीव फ्रॉम ए शेयर होल्डर द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स इवन दो द अमाउंट हैज नॉट बीन कॉल्ड अप व्हिच इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होता है, हाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा ये वाला। एमओए में कंपनी का डिटेल्स रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा चीज लिखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 27 डैश पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस शेयर्स ऑफ कंपनीज प्रॉफिट कैन बी डिविडेंड, कैन बी नो डिविडेंड, नन ऑफ द अबव। बोल रहा है कि अगर किसी ने कॉल्स इन एडवांस कर रखा है तो उसको क्या मिलेगा? नो डिविडेंड इज पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये करेक्ट लग रहा है। डिविडेंड कैन बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये करेक्ट लग रहा है। या फिर शेयर ऑफ कंपनीज प्रॉफिट कैन बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये करेक्ट लग रहा है। बोलो कौन सा करेक्ट लग रहा है? डिविडेंड ना?
ডিভিডেন্ড মানে বি হবে না সি হবে, ডিভিডেন্ড দেবো কি দেবো না? बी। सी होगा। डिविडेंड नहीं मिलेगा ना। देखो कॉल्स इन एडवांस किसी ने किया है वो उसका मर्जी है, लेकिन सबने तो नहीं किया होगा। सोचो 10 शेयर होल्डर्स है, उसमें से 7 शेयर होल्डर्स ने नॉर्मल जैसे 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 कंपनी ने बोला वैसे दिया, 2 शेयर होल्डर ने कॉल्स इन एडवांस कर दिया, तो उनको अगर ज्यादा डिविडेंड दे देगी कंपनी तो बाकी लोग तो नाराज हो जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने एडवांस नहीं किया, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने डिफॉल्ट भी तो नहीं किया ना, कंपनी ने जैसे जैसे बोला उन्होंने वैसे दे दिया, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं था तो उन्होंने कॉल्स इन एडवांस नहीं किया। अब अगर कंपनी बोले कि जिन्होंने कॉल्स इन एडवांस किया है उनके उस पैसे के ऊपर भी हम डिविडेंड देंगे। मान लो जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर एक शेयर होल्डर ने मान लो 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, सभी ने 8 8 रुपए दे दिया, 8 8 8 ऐसे करके 7 शेयर होल्डर ने 1 2 3 4 5 6 और 7 शेयर होल्डर, 8 शेयर होल्डर ने 8 8 रुपए दे दिया, ये कंपनी ने बोला था, लेकिन 2 शेयर होल्डर ने 10 10 रुपए दे दिए, लेकिन उन्होंने एडवांस कर रखा है 2 रुपए, एक्चुअली इनको भी 8 ही देना था। अब कंपनी बोल रही है इनको हम लोग 10 रुपए पे डिविडेंड दे देंगे, तो फिर ये लोग तो नाराज हो जाएंगे ना, ये बोलेंगे देखिए हम लोगों ने तो डिफॉल्ट किया नहीं, आपने जो मांगा हम लोगों ने वही दिया, अब इनको 10 रुपए पे डिविडेंड देंगे, हमें 8 रुपए पे देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपने तो मांगा नहीं था, अगर आप बोलते तो हम लोग भी 2 2 रुपए लेके आते, हम लोगों ने कॉल्स इन एडवांस नहीं किया क्योंकि हमें हमारे पास उतना पैसा नहीं है या फिर हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बहुत से लोग कॉल्स इन एडवांस करते हैं इंटरेस्ट भी मिलता है ना उस पे, इस वजह से कर देते हैं। अब जिनके पास है नहीं वो नहीं करना चाहते, या फिर कोई और पर्सनल रीजन भी हो सकता है कि उनको नहीं देना है कंपनी को एडवांस, तो फिर ये जो डिविडेंड है वो सभी को तो पेड अप कैपिटल पे ही मिलना चाहिए जो कंपनी ने बोला है ना, पेड अप कैपिटल पे मिलना चाहिए सबका, कंपनी का जो कॉल्ड अप होगा और उसमें से जिसने जितना पे किया है हमेशा डिविडेंड पेड अप कैपिटल पे होना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए आंसर होगा नो डिविडेंड इज पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, कभी भी कॉल्स इन एडवांस पे डिविडेंड नहीं दिया जाता है, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट जरूर दिया जाता है कि अगर आप लोगों ने 2 2 रुपए ज्यादा दिए है तो आपको इंटरेस्ट दे देंगे, 12% कंपनी देती है और अगर कॉल्स इन एरियर होता है तो 10% कंपनी लेती है होल्डर से, यही तो टेबल एफ में लिखा हुआ था, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। As per table F of schedule 1 of the Companies Act 2013, interest on calls in advance can be paid at, बोलो कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है कॉल्स इन एडवांस पे, ये ना परसेंटेज है, ये गलती से ऐसे 9696 हो चुका है, ये परसेंटेज है, ठीक है, मतलब 10, ये हटा दो, 10 12 15 8, अभी अभी बोला मैंने, देखो टेबल एफ के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस पे कितना परसेंट जो है इंटरेस्ट देती है कंपनी, बोलो, अभी शायद मैंने बोल दिया था, देखो अभी ये यहाँ डिटेल्स बताते बताते बोला ना 12%। 12%, हाँ 12% कंपनी ज्यादा देती है और कॉल्स इन एरियर पे कम लेती है। अच्छा, एज पर टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 टू द कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आर टू बी पेड, ये सब ना परसेंटेज है, ये हटाओ पीछे का ये 96 हटा दो, तो इस पे कितना परसेंटेज होता है कॉल्स इन एरियर पे, 10%, अभी बोला ना मैंने 10% होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट था लेकिन तब भी मैंने बोला था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ना थोड़ा सा पॉइंट आउट करके रखो तो याद रहेगा, ठीक है, 10%। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेड फॉर द पीरियड फ्रॉम, अब बोलो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितने दिन के लिए देना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस कर दिया है किसी ने तो उसको इंटरेस्ट कितने दिन का मिलेगा, इसका मैंने जो डिटेल्स बोला था अगर वो याद है तो बोल सकते हो। तो देखो क्या क्या बोल रहा है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द डेट ऑफ appropriation, date of receipt of allotment money to the date of appropriation, date of receipt of calls in advance to the date of appropriation of the call, date of appropriation to the date of dividend, क्या लिखा हुआ है, टू द डेट ऑफ डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट, ठीक है, ये छुप गया जो पेमेंट है, तो क्या होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कितने दिन के लिए कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट, कौन डबल से बोला, सी ना डी बोल रहे, सी। सी, ठीक बोले सो सी होगा। डेट ऑफ, देखो ये सब थोड़ी ना होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द, एप्लीकेशन मनी के साथ कोई लिंक है ही नहीं, देखो यहाँ पर बोल रहा है कॉल्स इन एडवांस जिस भी कॉल पे किया गया है, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस जिस दिन कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस लिया और वो कॉल जब होने वाला था, जैसे मान लो एप्लीकेशन तो सभी को देना पड़ता है, अलॉटमेंट कंपनी ने मांगा था लेकिन उसके बाद जो फाइनल कॉल, मान लो फाइनल कॉल भी बहुत से लोगों ने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल एक्चुअली
एक्चुअली होने वाला था 2 मंथ्स बाद। तो जिस दिन कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ उस दिन से लेके जब एक्चुअली वो कॉल होने वाला है उस दिन के अंदर जितना टाइम पीरियड होता है उस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट, पढ़ने से ही देखो समझ में आ जाता है। 31 balance of interest on calls in arrear, calls in arrear account is transferred to dash at the end of the year। तो calls in arrear account जो है वो कहां पर ट्रांसफर होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। शेयर कैपिटल में, कॉल्स इन एडवांस में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, प्रॉफिट और लॉस में। बोलो कॉल्स इन एरियर कहां पर ट्रांसफर? प्रॉफिट एंड लॉस। ये लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स ऑन एडवांस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर कॉल्स इन एडवांस ले रहे हैं उसका बैलेंस रह जा रहा है तो वो कहां ट्रांसफर होगा? शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एडवांस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो लॉस हिसाब से जाएगा, ये गेन हिसाब से जाएगा, है ना, ये गेन हिसाब से जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में तो नहीं आएगा, ये प्रीमियम नहीं है, हम लोगों ने एडवांस रिसीव किया है। ठीक है, और ये शेयर कैपिटल भी नहीं। অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টে তো থাকে লাস্টে, তো তারপর পিএল এ ট্রান্সফার হয়ে যায় না অ্যাকাউন্টটা ক্লোজ হওয়ার সময়। হ্যাঁ, অ্যাকাউন্টটা ক্লোজ হবে তখন, ওই জন্য এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার বলেছে, তাই তো, এটাই বলছো তো। ব্যালেন্স অফ ইন্টারেস্ট অন ইন্টারেস্ট বলেছে, আচ্ছা ইন্টারেস্ট, ইন্টারেস্ট देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स ऑन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट कलेक्ट किया है कंपनी ने, सॉरी कंपनी ने पे किया है, वो कहां पर चला जाएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर में, पीएल में। इंटरेस्ट अर्निंग एक्सपेंस हो गया कंपनी के लिए। তাই তো, এটাই তো হচ্ছে। ব্যালেন্স অফ ইন্টারেস্ট বুঝতে পারছি না। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स ऑन एडवांस अकाउंट इज ट्रांसफर टू एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब मान लो कि एक इंटरेस्ट अकाउंट है, किस चीज का है कि अगर हम लोग कोई शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो लोग कॉल्स इन एडवांस कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पे कर दिया, मान लो इंटरेस्ट पे कर दिया यहाँ पर टू कैश बोल के, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लो 100 रुपीज पे कर दिया, तो यहाँ पर 100 रुपीज पे कर दिया और ये बाई पीएल बोल के यहाँ पर ट्रांसफर हो गया 100 रुपीज। ठीक है, अब बैलेंस का मतलब क्या हो जाता है? ये जो बैलेंस आ गया, हम लोग अगर लेजर को बैलेंस करेंगे ये, या फिर मान लो ये अगर पे नहीं किया है, कुछ ड्यू रख दिया है, कुछ पे कर दिया है, कुछ मान लो शेयर होल्डर को ड्यू रखा है, नहीं दिया है, तो वो भी बैलेंस हिसाब से दिखेगा, नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स ऑन एडवांस अकाउंट जो है वो कहां पर एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर होगा? वो तो पीएल में ही ट्रांसफर होगा। बैलेंस का मतलब ये हो गया कि जो दिख रहा है लेजर बैलेंस करने के बाद, वो यहाँ पर क्लोजिंग कैसे होगा? पीएल बोल के क्लोज होगा, बाई पीएल। यहाँ ये पहले वाला भी तो वैसे ही था ना, ये देखो প্রথমেরটাও এরকমই ছিল। ये देखो, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू डैश एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का कोई बैलेंस रहता है उसको क्लोज कैसे करेंगे? पीएल में ट्रांसफर करके, यहाँ भी वही पीएल में ट्रांसफर करके। ठीक है, तो ईयर एंड में पीएल में ट्रांसफर होगा। एक इनकम है, एक एक्सपेंस है। ये वाला क्या है? ये एक्सपेंस है, और ये वाला क्या है? ये इनकम है, कॉल्स इन एरियर वाला। अच्छा, ये वाला बोलो, एक कंपनी में अलॉट फुल्ली पेड शेयर्स टू प्रोमोटर्स और एनी अदर पार्टी फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय देम, शेयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डेबिटेड। बोल रहा है कि अगर कंपनी अलॉट कर रही है शेयर्स उसके प्रोमोटर्स को, तो क्या एंट्री होगा, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? बोलो, प्रोमोटर को देने से क्या एंट्री होता है? ये बोला था मैंने, प्रोमोटर को देने से क्या एंट्री होता है না? প্রমোটারকে দিলে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট তো হবে না, প্রমোটারকে দিলে কি হয় বলো? गुडविल, মনে করে দেখো, प्रोमोटर को देने से क्या होता है? गुडविल अकाउंट डेबिट होता है ना, प्रोमोटर को देने से गुडविल अकाउंट डेबिट किया जाता है, गुडविल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। सस्पेंस होता है वो डिवेंचर वाला जो केस था कि अगर हम लोग डिवेंचर एज ए কোলাteরাল সিকিউরিটি যেটা এটা হ্যাঁ, ওটাতে डिवेंचर सस्पेंस कोलैटरल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं तो उसमें एक तो होता है नो एंट्री, कोई एंट्री मत करो क्योंकि वो उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। मेथड 2 था कि एंट्री अगर करना है तो करो, डिवेंचर इशू करने से बैंक टू डिवेंचर होता है, तो बैंक तो कर नहीं सकते, टू डिवेंचर करो और एक फेक अकाउंट बनाओ, डिवेंचर सस्पेंस। बट ये बोल रहा है कि अगर हम लोग अपने कंपनी का शेयर अपने प्रोमोटर को दे रहे हैं तो उसके लिए प्रोमोटर लॉयर ऐसे करके एक लाइन था,
जहां से मैंने पढ़ाया था ना वो शेयर कर देंगे, एक बार तुम लोग देखोगे तो याद आएगा। वहां पर जो भी पॉइंट है सभी तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी से हर एक पॉइंट से देखो क्वेश्चन है। तो वहां पर वो ऐसे लाइन में लिखा हुआ था कि अगर हम लोग प्रोमोटर को, कंपनी के लॉयर को, इनको रेस्पेक्ट के लिए, रिवार्ड के लिए शेयर्स अलॉट करते हैं तो इनसे पैसा नहीं लेते हैं। कि नॉर्मली शेयर इशू करने से एंट्री होता है बैंक टू शेयर कैपिटल, लेकिन इनको शेयर इशू करने से एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। तो अगर याद आ रहा है तो देखो गुडविल होना चाहिए। 34 dash may be said to be the compulsory termination of the membership by way of penalty for non payment of allotment or any call money। तो बोलो, अगर हम लोग कोई शेयर होल्डर जो पेमेंट नहीं किया है, किसी तरह का अलॉटमेंट हो या कॉल मनी हो, तो उसका शेयर्स को हम लोग कंपलसरी टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? सरेंडर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, क्या बोलते हैं बोलो? फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर, कैंसिलेशन, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी? कौन सा ऐसा सिक्योरिटीज है जिसका फॉरफिट होता है? इक्विटी पहला ऑप्शन, दूसरा है इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, तीसरा है प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर। कौन सा फॉरफिट होता है? फोर्थ नंबर पे है सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर। तो फॉरफिट किसका होता है? फॉरफीचर किसके लिए पड़े हो बोलो? शेयर्स कौन सा फॉरफिट होता है? डिवेंचर, लेकिन फॉरफिट नहीं होता है। याद करो, लास्ट जब हम लोग डिवेंचर कंप्लीट कर रहे थे तो ये पॉइंट भी आया था कि डिवेंचर फॉरफिट नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि डिवेंचर लोन है। ये फॉरफिट क्या करेंगे? पब्लिक ने मुझे वैसे ही पैसा दे रखा है, मुझे उनको रिटर्न करना है, तो उनको फॉरफिट क्या करे? फॉरफिट का तो कोई सवाल ही नहीं आता है डिवेंचर के केस में। डिवेंचर का मतलब पब्लिक ने लोन दिया ना। हाँ, इक्विटी और प्रेफरेंस भी हो सकता है, ये भी शेयर्स है ना। प्रेफरेंस शेयर्स भी तो हम लोग पार्ट पार्ट करके जो है कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स में भी हो सकता है अगर कोई कॉल मनी, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा अकाउंटिंग डिटेल्स नहीं रहता है। मतलब जब भी हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली इक्विटी के बारे में ही रहता है, लेकिन शेयर्स है ना, तो फॉरफिट ये भी हो सकता है अगर कोई नॉन पेमेंट कर रहा है। लेकिन डिवेंचर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि डिवेंचर वाले को हम लोग क्या बोले? पैसा नहीं दिया, वो तो पहले ही मुझे पैसा दे के बैठा है, ठीक है। अगर डिवेंचर का मतलब लोन दे के रखा है तो मुझे उनको रिटर्न करना है, कंपनी को पब्लिक को रिटर्न करना है। तो कंपनी पब्लिक को बोल ही नहीं सकती है डिवेंचर के केस में कि हम आपका डिवेंचर कैंसिल कर रहे हैं, कोई स्कोप ही नहीं है ना। क्योंकि डिवेंचर तो एक लोन है, तो कंपनी उनसे लेके पैसा रखी है, तो कंपनी को उनको रिटर्न करना पड़ेगा। तो शेयर्स में ऐसा हो सकता है, शेयर्स में पार्ट पार्ट में जब कॉल किया जा रहा है तो शेयर्स अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो कंपनी बोल सकती है ठीक है आपको हम लोग फॉरफिट कर देते हैं, ये हो सकता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मतलब डी। डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी? कौन सा फॉरफिट नहीं हो सकता? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, बोथ ए एंड बी। बोलो, जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा है। अभी अभी तो डिस्कस किया हम लोगों ने, कौन सा कभी फॉरफिट नहीं हो सकता है? लोन, है ना, डिवेंचर। ऑप्शन सी हो जाएगा, डिवेंचर। Shares forfeited account is to be shown in the balance sheet by way of the paid up share capital on the liability side until the concerned shares are reissued। देखो, ये इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। हम लोगों ने कोई एक शेयर होल्डर का मान लो शेयर्स फॉरफिट कर दिया, एक हो या 5 हो, शेयर्स अगर फॉरफिट हुआ है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जनरेट हुआ है। ये कहाँ दिखाया जाएगा? टू बी शोन इन द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ टू पेड अप शेयर कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड अंटिल द कंसर्न शेयर्स आर रीइश्यूड। तो उसमें क्या किया जाएगा? एड, डिडक्ट या बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। मतलब कंपनी ने मान लो शेयर्स इशू करके 100 रुपीज लिया है, ठीक है, तो ये आ गया। और जो फॉरफिट हुआ शेयर्स, मतलब कौन सा एंट्री बोल रहा है पता है? हम ऐड कर देते एड, हाँ, इस पे एक हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। मतलब ये जो पैसा कंपनी और रिटर्न नहीं करेगी, जितना पैसा मिल जाता है वो रिटर्न नहीं करती है। फॉरफीचर का एंट्री क्या था? कितना मिलना चाहिए था, कितना नहीं मिला, कितना मिला। अब ये जितना मिला है वही फॉरफीचर अकाउंट होता है। अब ये पैसा रिटर्न नहीं होगा। अगर फर्दर रीइशू होता है तब अलग बात है, जब तक रीइशू नहीं होगा तब तक ये एडिशनली वहां पर ऐड होते जाएगा कि पेड अप कैपिटल जितना है उसमें ये भी एक पेड अप कैपिटल है। भले ही फुल्ली पेड अप नहीं है या फिर उतना पेड अप नहीं है जितना कंपनी ने बोला था, लेकिन है, जितना है उतना ऐड करके दिखाएंगे। अच्छा, 38 द फॉरफिटेड शेयर्स में बी रीइश्यूड एट par
at par or at premium, at par or at discount, at par or at a premium or at a discount, the correct answer. तो जो शेयर्स फॉरफिट हो गया है उसको अगर हम लोग फिर से रीइशू करना चाहते हैं तो वो किस में रीइशू हो सकता है, ये पूछा जा रहा है. मैम 4. 4 हर तरह से रीइशू किया जा सकता है, लेकिन बस एक चीज देखना पड़ेगा कि जो लॉस ऑन रीइशू है वो शेयर फॉरफीचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब अगर हम लोग डिस्काउंट में रीइशू कर रहे हैं तो लॉस ऑन रीइशू होगा. पहले मान लो 10 रुपए का था, अभी 8 रुपए में कर रहे हैं, लेकिन इस शेयर्स पे पहले से शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो हम लोगों ने रिसीव कर रखा है उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए पर शेयर्स पे. ये एक पॉइंट था, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा भी था. तो इसीलिए हर एक तरह से कर सकते हैं, लेकिन बस उस चीज का ध्यान रखना है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना ले रखे हैं उससे ज्यादा लॉस में रीइशू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 4 यानी डी. A company, if a company receives excess application money and the application money equal to shares issued transferred to share capital account and application money received on excess shares, some money is adjusted and against allotment and remaining was refunded, then which the following entry is. मतलब क्या बोल रहा है कि एक कंपनी ने excess application money receive कर लिया है and the application money equal to shares issued transferred to share capital account. मतलब जितना शेयर इशू करना चाहिए था उतना एप्लीकेशन मनी इन्होंने ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एक्सेस, और जो ज्यादा मिला है उसका क्या किया, सम मनी इज एडजस्टेड, कुछ एडजस्ट कर दिया यानी प्रोराटा एंड अगेंस्ट अलॉटमेंट, मतलब एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग वाज रिफंडेड. मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का बात हो रहा है जहां पर जितना इशूड कैपिटल था उस हिसाब से दिखा दिया गया और बाकी जो एक्सेस आया उसका कुछ रिफंड कर दिया है, कुछ प्रोराटा कर दिया है. तो एंट्री क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है. देखो एंट्री का ऑप्शंस क्या क्या है, देखो क्या होगा. पहला बात है, देखो अगर रिफंड भी कर रहे हैं तो टू बैंक होगा, सिंपल बात है. अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट होगा, ठीक है. अच्छा, और अगर हम लोग बाकी कैपिटल में तो दिखाना पड़ेगा, जो कैपिटल में जाना चाहिए तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, तो ये क्रेडिट होगा. और डेबिट क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. तो ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है. देखो अगर हम लोगों को खुद को पता है ना, ये सब देख के कंफ्यूज होने का जरूरत है. हम लोग अगर ऐसे लिख लेंगे फिर यहाँ से टैली कर लेंगे कौन सा हम लोग का सही आंसर है. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यहाँ पर है, बैंक डेबिट तो कभी नहीं होगा. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है. यहाँ पर बैंक डेबिट कर रखा है, बैंक डेबिट क्यों होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन बी होगा ना. देखो अगर हम लोगों ने प्रोराटा नहीं होता तो हम लोग क्या करते, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन बोल रहा है कि कुछ रिफंड कर रहा है तो टू बैंक और कुछ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे तो टू शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, प्रोराटा का क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे तो ऐसे ही किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा. ऑप्शन बी था तो हाँ. बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट रिमेनिंग आफ्टर री इशू इज ट्रांसफर टू. बोल रहे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा रह गया वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर री इशू. री इशू होने के बाद कहां पर ट्रांसफर होता है. देखो री इशू करते हुए प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, उसको एडजस्ट करते हैं, फिर उसके बाद शेयर फॉरफीचर का पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं, लास्ट एंट्री फॉरफीचर का, बोलो कहां ट्रांसफर होता है. प्रैक्टिकली तो हम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन किया था ना. शेयर फॉरफीचर का अकाउंट लास्ट में कहाँ ट्रांसफर कर देते, कहाँ क्लोज कर देते इसे. हम लोग क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या करते हैं टू शेयर फॉरफीचर, टू क्या करते हैं कॉल्स इन एरियर, है ना, टू कॉल्स इन एरियर ऐसे होता है. उसके बाद अगर इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नया नया शेयर इशू कर दिया. अगर लॉस में होता है तो डिस्काउंट बोल के दिखा देते हैं, फिर मतलब शेयर फॉरफीचर बोल के दिखा देते हैं. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट जितना लॉस होता है, फिर इसके साथ इसको एडजस्ट करते हैं तो जो नेट अमाउंट आता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बोलो लास्ट एंट्री. कैपिटल रिजर्व. हाँ वही तो पूछ रहा है ना, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा ऑप्शन ए. लास्ट एंट्री यही वाला होता है. 41. If forfeited shares are reissued at a premium, the amount of such premium should be credited to. अगर हम लोग जो forfeited share है उसे रीइश्यू कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम कहाँ पर शो करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, रेवेन्यू रिजर्व में या प्रॉफिट एंड लॉस में, बोलो. इसका नो, हाँ बोलो बोलो. It is premium account.
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में इस पे भी एक क्वेश्चन किया था, एक ही क्वेश्चन किया था। देखो वहां पर शेयर्स हम लोगों ने प्रीमियम में इशू किया था, तो प्रीमियम में जैसे इशू किया था ना, वहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। मुझे क्वेश्चन नंबर तो नहीं याद आ रहा है। जैसे वो शेयर फॉरफीचर जो डेबिट होता है इशू के टाइम पे, अगर डिस्काउंट पे इशू होता है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जब री इशू हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल के जगह, इंस्टेड ऑफ दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, क्योंकि रीइश्यू हो रहा है प्रीमियम पे। तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है, वहां एडजस्टमेंट ही नहीं होता है, यानी शेयर फॉरफीचर जो क्रेडिट हुआ था फॉरफीचर के एंट्री पे, वो पूरा का पूरा रिजर्व में ट्रांसफर हो गया था। ऐसा क्वेश्चन एक किया था हम लोगों ने, नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन किया था। तो इसका मतलब अगर डिस्काउंट में होता है तब शेयर फॉरफीचर डेबिट करते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर प्रीमियम में होता है तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42, शेयर होल्डर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर, ओनर, क्वासी ओनर और डीम्ड ओनर। इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या माना जाता है, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर को क्या माना जाता है कंपनी का? जब सिर्फ शेयर होल्डर बोले तो हमेशा इक्विटी शेयर मानो, तो वो क्या होते हैं, क्रेडिटर, ओनर, क्वासी ओनर, डीम्ड ओनर? ओनर। ओनर, ओनर बोला जाता है, ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, ऐसे ही पढ़ते हो ना तुम लोग लॉ में, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन 43 देखो, डिविडेंड्स आर ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन, चार्ज, ट्रांसफर, नन ऑफ द अबव। डिविडेंड जो है वो कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट है, नन ऑफ द अबव है? मतलब जो डिविडेंड आया वो प्रॉफिट्स का क्या है, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एक्सपेंस होता है, क्या ये कोई एक्सपेंस है, या फिर कुछ ट्रांसफर वगैरह है, या नन ऑफ द अबव? बोलो डिविडेंड्स क्या होता है? डिविडेंड कब पे करते हैं, सारे आउटसाइडर को पे करने के बाद ना, प्रेफरेंस और फिर उसके बाद इक्विटी को। आउटसाइडर मतलब जो लाइबिलिटी होती है, जैसे मान लो इंटरेस्ट, तुम लोग ईबीआईटी कर रहे हो ना एफएम में, तो देखो ना ईबीआईटी यहां से क्या देते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट, उसके बाद क्या आता है ईबीटी, क्या दे देते हैं, टैक्स, क्या बचता है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिविडेंड के हिसाब से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर को, लेकिन पहला प्रेफरेंस इनको जाता है, कुछ बचेगा तो इनको जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन इससे ही क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड का मतलब होता है क्या करना, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना, प्रॉफिट का चार्ज, या फिर प्रॉफिट का ट्रांसफर। बोलो क्या होगा, Appropriation. एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना, ठीक है। 44, फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो फाइनल अकाउंट्स जो बनता है उसका शेड्यूल नंबर क्या है, ये पूछ रहा है। शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल 6523, शेड्यूल नंबर पता है कौन सा है? पहले तो टी शेप में बनता था ना, ये जो अभी नया नया नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 के साथ साथ आया है, मतलब 2013 से एप्लीकेबल है। तो ये कौन सा है, 3, शेड्यूल 3 होता है, ठीक है, शेड्यूल 3। The company may allot shares to the vendors for acquiring some asset. कंपनी एसेट खरीदने के लिए वेंडर्स को पैसे की जगह शेयर्स दे सकती है एज पेमेंट फॉर परचेज कंसिडरेशन। सच इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर इज नोन एज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। बोलो, ये तो टॉपिक का नाम हो गया, ऐसे टॉपिक का नाम था, उसके बाद ही तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इसके रिगार्डिंग। तो अगर हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं वेंडर को एसेट परचेस करने के लिए, तो ऐसे इशू को क्या बोला जाता है, कंसिडरेशन। अदर देन कैश। हाँ, ऑप्शन बी। द बैलेंस इन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज अवेलेबल फॉर, जो सीआरआर बनता है उसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, बोलो। थोड़ी देर पहले हम लोग बाईबैक वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पर दिया हुआ था कि बाईबैक के लिए, सॉरी बाईबैक में एक बोनस का क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने बोला इसका आंसर 55,000 होगा। और वहां पर क्वेश्चन ये था कि बोनस के लिए हमारे पास 3 रिजर्व दिया हुआ था, कौन सा यूटिलाइज कर सकते थे। वहां पर मैंने बोला था सीआरआर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर तुम लोग को याद है तो बोनस का चैप्टर एक बार देख सकते हो, मैंने लिखवाया था जब बोनस करवाया था। तो यहाँ पर देखो उसका रिवर्स क्वेश्चन आ गया। तो अब बोलो क्या होगा आंसर, Of the above. इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, है ना।
ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स होगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए बोल रहे हो क्या? मुझे बात थोड़ा सा कट जा रहा है। बोनस होगा ना, बोनस शेयर हम लोग सीआरआर से बोनस इशू कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, कौन सा गलत है? लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी मोर देन गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ दोज शेयर्स where all the forfeited shares are not issued, the share forfeiture account will show a credit balance equal to the gain on forfeiture of shares not yet issued। समझा देते हैं। when the shares are forfeited, securities premium account is debited with share capital if premium is not received। where forfeited shares are issued at premium, the amount of such premium is credited to the capital reserve account। कौन सा false बोला है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन ए से चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी मोर देन गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ दोज शेयर्स। अभी अभी इस बारे में डिस्कस किया था। अगर हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करते हैं, वो भी लॉस में, मतलब डिस्काउंट में, तो उसका अमाउंट बोल रहा है कम, जो गेन ऑन फॉरफीचर है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि गलत? अभी तो मैंने डिस्कस करके बताया था, मुझे बोलो ये बात सही है कि गलत? ये तो सही है, अभी मैंने बोला ना ये सही है। हम लोग फॉरफीचर पे जो लॉस बियर करेंगे वो कभी भी गेन ऑन फॉरफीचर जो है, गेन मतलब जो रिटर्न नहीं करती है कंपनी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो एक शेयर फॉरफिट करने का 10 रुपए का शेयर था, उसको जब हम लोगों ने फॉरफिट किया और उस शेयर पे मान लो वो कॉल्ड अप कितना था, सपोज वो कॉल्ड अप भी था 10 रुपए का, लेकिन जो ये शेयर्स का फॉरफिट इसीलिए किया हम लोगों ने, कंपनी ने मान लो 8 रुपए दिया था, 2 रुपया नहीं दिया था, ठीक है, तो कंपनी ने 8 रुपया रख रखा था, 8 रुपया रख रखा था। अब कंपनी से रीइश्यू कर सकती है, तो कितने से रीइश्यू कर सकती है? कंपनी से रीइश्यू कर सकती है 7 रुपए से, कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने गेन इतना कर रखा है। और अगर नहीं, एक मिनट, ऑप्शन ऐसे होगा, सॉरी एग्जाम्पल ऐसे होगा कि कंपनी के पास उस शेयर्स पे ऑलरेडी 8 रुपीज जो है जमा है, ठीक है। अब कंपनी कितना लॉस ए कर सकती है? अब 10 रुपए का शेयर कंपनी बोल रही है हम 2 रुपए में इशू करेंगे, री इशू, तो लॉस कितना हो गया? 8 रुपया। तो इस ये एकदम बराबर हो गया, ये जीरो हो जाएगा ना, फिर लॉस को जब इससे राइट ऑफ करेंगे जीरो हो जाएगा। या फिर कंपनी बोली हम 1 रुपए में रीइश्यू करेंगे, तो 9 रुपया लॉस है, 9 रुपए मतलब लॉस कर रहे हैं 9 रुपया और इस पे गेन कर रखे हैं 8 रुपीज, ये नहीं चलेगा। तो लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, एक शेयर्स पे लॉस ऑन रीइश्यू जो है कैन नॉट बी मोर देन गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का जो गेन है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तब कैपिटल रिजर्व कैसे बनेगा? उससे कम होना चाहिए। तो ये हम लोग जब फॉरफीचर कर रहे थे तब भी देखे थे, तो ये ट्रू है। अच्छा नेक्स्ट देखो, हमें फॉल्स ढूंढने बोला है। वेयर ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट इशूड, द शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल शो ए क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ द शेयर नॉट येट इशूड। सही है। देखो क्या बोल रहा है, अगर सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू नहीं हो रहे, जैसे ये देखो, जैसे एक क्वेश्चन था, एक राम और एक कुछ ऐसा क्वेश्चन था, राम और श्याम और कुछ नाम था, ठीक है। वहां पर राम का पूरा शेयर्स रीइशू हो रहा था, श्याम का 1000 में से कुछ 750 ऐसा कुछ था क्वेश्चन में, 1250 जो टोटल ऑफ शेयर्स रीइशू हो रहे थे। तो जो शेयर्स रीइशू नहीं हो रहा है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल शो ए क्रेडिट बैलेंस। शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा इक्वल टू गेन और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स नॉट येट इशूड। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट उसके लिए क्रेडिट ही दिखेगा, ठीक है। जो रीइशू नहीं होगा वो तो टू शेयर फॉरफीचर बोल के वैसे ही दिखेगा, इक्वल टू गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स नॉट येट इशूड। जितना शेयर्स अभी इशूड नहीं हुआ है, क्या बोल रहा है देखो, वेयर ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट इशूड, द शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट विल शो ए क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस ही दिखेगा क्योंकि टू शेयर फॉरफीचर लिखते हैं हम लोग। और अगर रीइशू नहीं हो रहा है तो उसका एडजस्टमेंट भी नहीं होगा कि वो एडजस्ट होकर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो विल शो ए क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स नॉट येट इशूड। तो कितने से दिखेगा? उतने से ही दिखेगा जितना गेन हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। अच्छा, मतलब ये तो पूरा प्रोसेस ही बता दिया कि कैसे होता है, वही चीज बता रहा है। अगर रीइशू नहीं होगा तो उतना हमेशा क्रेडिट होके दिखता जाएगा और उसको बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल्स के साथ ऐड करते हुए दिखा देंगे। When the shares are forfeited, securities premium account is debited। बोल रहा है शेयर्स फॉरफिट जब होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा विथ शेयर कैपिटल इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। करेक्ट, अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है तो टच मत करो, ये मैंने बोला था फॉरफीचर के टाइम पे, क्योंकि वो ड्यू हुआ था, रिसीव हो गया है तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर प्रीमियम ड्यू हुआ था, रिसीव नहीं हुआ है, तो उसे कैंसिल करेंगे, वो गेन नहीं दिखा सकते। तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब ए से लेके सी तक सारा ही ट्रू हो गया।
ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, वेयर फॉरफिटेड शेयर आर इशूड एट प्रीमियम द अमाउंट ऑफ सच प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या बोल रहा है, वेयर फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट प्रीमियम द अमाउंट ऑफ सच प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बोल रहा है कि ये अमाउंट कैपिटल नहीं, ये कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही रह जाता है। अभी अभी इसके अगेंस्ट में एक एमसीक्यू देखा हम लोगों ने, अगर फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं प्रीमियम में तो वो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के ही आएगा, टू कैपिटल रिजर्व बोल के नहीं आता है, वो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के ही आता है, ठीक है, और उसका अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाके ही ऐड हो जाता है। तो फिर उस शेयर्स का फॉरफीचर में जो गेन हुआ था वो कहां पर जाएगा, वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बट प्रीमियम में अगर इशू हो रहा है तो वो प्रीमियम में ही जाएगा, उसका कोई भी कैपिटल रिजर्व से लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हम लोगों का फॉल्स है, ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग का फॉल्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, देखो, एन लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each to public at par. Full amount payable at the time of application. Application were received 1,20,000 shares. Excess application monies were refunded. Amount to be credited to share capital account. बोलो शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, फिर एक्सेस रिफंड कर दिया तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, बोलो। क्या एंट्री होगा, बोलो। हाँ, और एक बार बोलो, बहुत ही स्लो आया आवाज, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज। ऑप्शन ए बी सी डी बोलो कौन सा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। ये देखो 1 लाख इक्विटी शेयर, इस पे हम लोगों ने कितना कैपिटल, देखो एक्चुअली पहले 1,20,000 पे हम लोगों ने एप्लीकेशन रिसीव किया होगा, तो एंट्री क्या किया होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, 1,20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 12 लाख, ठीक है। फिर ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर जब कैपिटल कर रहे हैं तब तो 1 लाख इंटू 10 करेंगे, 12 लाख नहीं कर सकते, 10 लाख। टू क्या हो जाएगा, टू बैंक जितना रिफंड हो जाएगा यानी 2 लाख, और यहाँ पर 12 लाख, ठीक है। तो ये 10 लाख से होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, तो ये हम लोग का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अच्छा, एस लिमिटेड issued 1 lakh equity share of 10 each at a premium of 2 per shares to the public. Full amount payable at the time of application. Application were received for 1,20,000 होगा, ये थोड़ा सा ऐसे मिसप्रिंट है, 1,20,000 shares. Excess application money were refunded. Amount to be credited to share capital account should be, मतलब फिर से वही सेम क्वेश्चन दे दिया, बोलो सेम ही क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर। 10 लाख ही होगा, है ना, बी 10 लाख ही होगा। 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा 10, ये प्रीमियम था, सेम नहीं थोड़ा सा अलग है, प्रीमियम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एप्लीकेशन मिला तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 इंटू कितना हुआ होगा 12, 1,20,000 इंटू 12 ये हो जाएगा। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक, तो रिफंड जो हुआ हुआ कैपिटल में तो 10 रुपीज करके जाएगा, अलॉटमेंट कितना दे सकते हैं जितना इशू किया, तो 1 लाख इंटू 10 10 लाख हो जाएगा। प्रीमियम में कितना आ जाएगा, प्रीमियम में 2 रुपीज से एंट्री हो जाएगा, 2 इंटू कितना 1 लाख, प्रीमियम 2 लाख का आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल आ जाएगा 1 लाख इंटू 10 10 लाख का आ जाएगा, रिफंड कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 10 मतलब 40,000 हो जाएगा, आई थिंक 40,000 या 4 लाख कुछ आ रहा है, कैलकुलेट करने से ही समझ जाओगे। तो ये हो जाएगा आंसर हम लोगों का 10 लाख। अच्छा, नेक्स्ट 50 नंबर, 10,000 equity shares of 10 each were issued to public at a premium of 2 per shares. Applications were received for 12,000 shares, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बोलो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, बोलो कितने से क्रेडिट होगा, और एक बार बोलो कितना बोल रहे हो, 20, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, 20,000, 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 each were issued to public at a premium of 2 per share. एप्लीकेशन were received 12,000 का आया, ठीक है, तो 12,000 इंटू हम लोगों ने कितना 12 करके एंट्री किया होगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर 10,000 दिया है। फिर अगर हम लोग रिफंड कर देंगे तो रिफंड करो ना करो जो भी हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो उतना ही दिखा सकेंगे जितना अलॉटमेंट दे सकते हैं, उतने का प्रीमियम यानी 2 रुपीज, तो ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है।
The subscribed share capital of ACE Limited is 80 lakh rupees of 100 each. There were no calls in area till the final call was made. The final call made was paid on 77,500 shares. The calls in area amount to 62,500. The final call per share कितना है ये पूछ रहा है. देखो क्या बोला है, 80 लाख का शेयर कैपिटल है, 100 ईच वाला, तो कितना शेयर इशू हुआ है पहले ये सोचो, कितना शेयर इशू हुआ है. अगर 80 लाख शेयर कैपिटल है, 100 ईच वाला, तो कितना शेयर इशू हुआ है. 80,000. हाँ 80,000 शेयर्स इशू हुआ है. तो कॉल सीनियर फाइनल कॉल तक कुछ नहीं हुआ. फाइनल कॉल में 77,500 शेयर्स पे पैसा आया, मतलब कॉल सीनियर हो गया. तो 77,500 पे अगर पैसा आया तो कितने लोगों ने कॉल सीनियर, मतलब कितने शेयर्स पे कॉल सीनियर हुआ होगा, माइनस करने से पता चल जाएगा. 12,500 शेयर्स पे कॉल सीनियर हुआ है और ये कॉल सीनियर का अमाउंट है 62,500. तो एक एक शेयर. हाँ बोलो. 2,500 होगा. हाँ 12,500. तो आंसर कौन सा होगा बोलो, डिवाइड करने से. ये 2000 होगा बोल रहे हो. अच्छा 2500 होगा, ठीक है. 2500 हो रहा है और 62,500 जो है ये बोला जा रहा है कॉल्स इन एरियर अमाउंट, मतलब इतने लोगों ने कितना पैसा नहीं दिया, इतना पैसा नहीं दिया. तो 2500 शेयर्स पे अगर इतना पैसा नहीं मिला तो एक एक शेयर्स पे कितना पैसा नहीं मिला, वही फाइनल कॉल का था, क्योंकि फाइनल कॉल एरियर हुआ है. तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना. 62,500 हमें नहीं मिला 2500 शेयर्स पे, तो कितना हो रहा है, डिवाइड करो. 25. ऑप्शन ए हो जाएगा. तो एक एक शेयर्स का फाइनल कॉल प्राइस था 25 रुपीज करके. अच्छा यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, A Limited acquire asset worth 71,25,000 from H Limited by issue of shares 10 at the rate of premium of 25%. The number of shares issued to settle purchase consideration. तो क्या फॉर्मूला था, कितना शेयर्स इशू करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. ठीक है. तो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट तो दे रखा है 71,25,000. ठीक है. और इशू प्राइस कितना है, 10 रुपीज का शेयर है लेकिन प्रीमियम 25%, मतलब 12.5. बोलो कितना होगा, उतने सारे शेयर्स ही इनको इशू करने पड़ेंगे. 5,70,000 शेयर्स. तो 5,70,000 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा. ठीक है. तो ऑप्शन ए होगा. ठीक है 5,70,000. अच्छा और एक कर लेते हैं लास्ट 53. N Limited has allotted 10,000 shares to the applicants of 14,000 shares on pro rata basis. अच्छा pro rata किया है यहाँ पर. The amount payable on application to Ram applied for 420 shares. The number of shares allotted and amount carried forward for adjustment against allotment कितना होगा ये पूछ रहा है. ठीक है. तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैसे अलॉटमेंट दिया गया है. अगर कोई 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है तो 10,000 शेयर्स का अलॉटमेंट दिया जाएगा. तो जो राम है उन्होंने क्या किया है, 420 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है. तो उनको कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मिलेगा, प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शन करके चेक करते हैं. 10,000 डिवाइडेड बाय 14,000 इंटू 420. तो राम को कितने शेयर्स का अलॉटमेंट मिल सकता है, 330 कैंसिल हो गया, 14 3 42 मतलब 300. ठीक है. 300 शेयर्स का अलॉटमेंट मिलेगा राम को. राम ने अप्लाई किया है 420 के लिए लेकिन प्रोराटा हो रहा है ना, तो 300 अलॉटमेंट मिलेगा. तो एक्स्ट्रा पैसा क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, तभी तो प्रोराटा है. हमें पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना होगा, 300. ये आंसर मिल गया. इसका मतलब ये ऑप्शन ए ही होगा क्योंकि 300 का और कोई आंसर नहीं था ऑप्शन में. तो इससे हम लोग का आंसर आ जाता है. फिर भी हम ये कैलकुलेट करके बता देते हैं कि अमाउंट कैरी फॉरवर्ड अलॉटमेंट के अगेंस्ट कितना होगा एडजस्ट करने के लिए. तो राम से कंपनी ने कितना लिया होगा, 420 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितना लिया है, 2 रुपीज करके
840, लेकिन लेना कितना चाहिए था 300 शेयर्स पे 200 करके 600, तो कितना एडजस्ट कर सकती है कंपनी 240 रुपीज एडजस्ट कर सकती है अलॉटमेंट में। तब जब अलॉटमेंट में जितना पैसा कॉल किया जाएगा, वो तो बताया नहीं है क्वेश्चन में, जितना भी पैसा कॉल किया जाएगा, सपोज मान लो अगर 2 रुपीज ही कॉल किया जाता है 600, तो उसमें से 240 पहले से ले लिया है तो बाकी कॉल कर सकेगा। ठीक है, पूरा कॉल करने का जरूरत नहीं होगा, एडजस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। अच्छा, तो ये यहाँ तक 53 तक हो गया। अब देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं। 54 से हम लोगों को करना पड़ेगा नेक्स्ट, तो हम ये शेयर कर देंगे, तुम लोग इससे जो भी आज की हो वो प्रैक्टिस करके देख सकते हो, या फिर अगर नया भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो। 89 क्वेश्चन है, ठीक है, हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। 54 से करना पड़ेगा, 54 से 89 तक बाकी है। ठीक है, ये करना पड़ेगा, बाकी हम लोगों का हो गया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट दिन हो जाएगा, लेकिन एक बेटर होगा अगर तुम लोग एक बार कंपनी अकाउंट से एक बार देख लेते हो ना, तो आंसर देना आसान हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।